मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को भारत के पश्चिमी तट पर एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर उस समय बंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत के तहत एक छोटी सी रियासत कठियावाड़ में कई छोटे राज्यों में से एक था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीख के कमलेश में। मोहनदास करमचंद गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869 और निधन 30 जनवरी 1948, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार करने के समर्थक अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत सहित पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा गांधी की अवधि दी थी। तीसरी मत यह है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। उन्हें बापू के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरंभ किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नागरिक श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जाति एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज के प्रति वाला कार्यक्रम भी प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए लवण कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और उसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के विशेष विख्याति प्राप्त किए। दक्षिणी अफ्रीका और भारत के विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वह स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनाइयों का सामना किया। अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक यह भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने नहीं माना। ये सारी घटनाएं गांधी के जीवन में एक मोड़ बन गई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने के मददगार सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सामान्य तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। 1906 में जुलू दक्षिणी अफ्रीका में नए चुनाव करके लागू करने के बाद 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया। बदले में अंग्रेजों ने जुलू के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। गांधी जी ने भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। उनका तर्क था कि अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जमा पहनाने के लिए भारतीयों को
भारतीयों को युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। तथापि अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतीयों को पद देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने गांधी जी के इस प्रस्ताव को मान लिया कि भारतीय घायल अंग्रेज सैनिकों को उपचार के लिए स्ट्रेचर पर लाने के लिए स्वच्छता पूर्वक कार्य कर सकते हैं। इस कोर की वागडोर गांधी ने थामी। जुलाई 21, 1906 को गांधी जी ने भारतीय जनमत इंडियन ओपिनियन में लिखा कि 23 भारतीय निवासियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन के संबंध में प्रयोग द्वारा नेपाल सरकार के कहने पर एक कोर का गठन किया गया है। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय लोगों ने इंडियन ओपिनियन में अपने कलमों के माध्यम से इस युद्ध में शामिल होने के लिए आग्रह किया और कहा, यदि सरकार केवल यही महसूस करती है कि आरक्षित बल बेकार हो रहे हैं, तब वे इसका उपयोग करेंगे और असली लड़ाई के लिए भारतीयों का प्रशिक्षण देकर इसका अवसर देंगे। गांधी जी की राय में 1906 का मसौदा अध्यादेश भारतीयों की स्थिति में किसी निवासी के नीचे वाले स्तर के समान लाने जैसा था। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह की तर्ज पर काफिर का उदाहरण देते हुए भारतीयों के अध्यादेश का विरोध करने का आग्रह किया। उनके शब्दों में, यहाँ तक कि आधी जातियों और काफिर जो हमसे कम आधुनिक हैं ने भी सरकार का विरोध किया। पास का नियम उन पर भी लागू होता है, किंतु वे पास नहीं दिखाते हैं। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य या सच्चाई की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गलतियों और खुद का प्रयासों करते हुए सीखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग का नाम दिया। गांधी जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए अपने दुष्ट आत्माओं, भय और असुरक्षा जैसे तत्वों पर विजय पाना है। गांधी जी ने अपने विचारों को सबसे पहले उस समय संक्षेप में व्यक्त किया जब उन्होंने कहा, भगवान ही सत्य है। बाद में उन्होंने अपने इस कथन को सत्य ही भगवान में बदल दिया। इस प्रकार सत्य में गांधी के दर्शन है परमेश्वर, जय परमात्मा। एक बार वायसराय लॉर्ड कार्जन ने कहा कि सत्य की कल्पना भारत में यूरोप से आई है। इस पर गांधी जी बड़े ही सूक्ष्म हुए और उन्होंने वायसराय को लिखा, आपका विचार गलत है। भारत में सत्य की प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन काल में चली आ रही है। सत्य का परमात्मा का रूप माना जाता है। हालांकि गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के प्रवर्तक बिल्कुल नहीं थे, फिर भी इसे बड़े पैमाने पर राजनीतिक क्षेत्र में इस्तेमाल करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। अहिंसा और प्रतिकार का भारतीय धार्मिक विचारों में एक लंबा इतिहास है और इसे हिंदू, बौद्ध, जैन, यहूदी और ईसाई समुदायों में बहुत ही अवधारणाएं हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ दर्शन और अपने जीवन का मार्ग का वर्णन किया है। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है, इसलिए गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय में राष्ट्रीय अवकाश होता है। 15 जून 2007 को यह घोषणा की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा एक प्रस्ताव की घोषणा की है कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अक्सर पश्चिम में महात्मा शब्द का अर्थ गलत रूप से लिया जाता है। उनके अनुसार यह संस्कृत से लिया गया है, जिसमें महा का अर्थ महान और आत्मा का अर्थ आत्मा होता है। ज्यादातर सूत्रों के अनुसार, जैसे दत्ता और रोबिन्सन के रविन्द्रनाथ टैगोर संकल्प में कहा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी को महात्मा का खिताब दिया था। अन्य सूत्रों के अनुसार मलाल भगवान जी मेहता ने 21 जनवरी 1915 में उन्हें यह खिताब दिया था। हालांकि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि उन्हें कभी नहीं लगा कि वे इस सम्मान के योग्य हैं। मानदपत्र के अनुसार गांधी को उनके न्याय और सत्य के सराहनीय बलिदान के लिए महात्मा नाम मिला है। 1930 में टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को वर्ष का पुरुष का नाम दिया। 1999 गांधी अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्हें सदी का पुरुष नाम दिया गया है, मुकाबले द्वितीय स्थान जगह पर थे। टाइम पत्रिका ने दलाई नामा, लेम वालेसा, द मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सेंसर सर्वेज और सन सू कई वैज्ञानिक अनुसार गांधी जी के अहिंसा के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में कहा। भारत सरकार प्रतिवर्ष उल्लेखनीय सामाजिक कार्यकर्ताओं, विश्व के नेताओं और नागरिकों को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से पुरस्कृत करती है। दक्षिण अफ्रीकी नेशनल मंडेला, जो कि जाति मतभेद और पार्थक के उन्मूलन में समर्थ रहे हैं, इस पुरस्कार को पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। 1996 में भारत सरकार ने महात्मा गांधी की श्रृंखला के नोटों के मुद्रण को 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 के अंकलन के रूप में आरंभ किया। आज जितने भी नोट इस्तेमाल में हैं, उन पर महात्मा गांधी की चित्र है।
1969 में यूनाइटेड किंगडम ने डाक टिकट की एक श्रृंखला महात्मा गांधी के 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी की। नियम के रूप में गांधी विभाजन की अवधारणा के खिलाफ थे क्योंकि यह उनके धार्मिक एकता के दृष्टिकोण के प्रतिकूल थी। फिर भी जैक होमर गांधी के जिन्ना के साथ पाकिस्तान के विषय को लेकर एक लंबे पत्राचार पर ध्यान देते हुए कहते हैं, हालांकि गांधी वैयक्तिक रूप से विभाजन के खिलाफ थे, उन्होंने सहमति का सुझाव दिया जिसके तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग अस्थायी सरकार के नीचे समझौता करते हुए अपनी आजादी प्राप्त करें, जिसके बाद विभाजन के प्रश्न का फैसला उन जिलों के जनमत द्वारा होगा जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। भारत के विभाजन के विषय को लेकर यह दोहरी स्थिति रखना गांधी ने इससे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों तरफ से आलोचना के आयाम खोल दिए। मोहम्मद अली जिन्ना तथा समकालीन पाकिस्तानियों ने गांधी को मुसलमान राजनीतिक हक को कम कर आंकने के लिए निंदा की। विनायक दामोदर सावरकर और उनके सहयोगियों ने गांधी को निंदा की और आरोप लगाया कि वे राजनीतिक रूप से मुसलमानों को मनाने में लगे हुए हैं तथा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के प्रति वे लापरवाह है और पाकिस्तान के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है। हालांकि सार्वजनिक रूप से उन्होंने यह घोषणा किया था कि विभाजन से पहले मेरे शरीर के 2 हिस्सों में काट दिया जाए। यह आज भी राजनीतिक रूप से विवाद स्पष्ट है। जैसे कि पाकिस्तानी अमेरिकी इतिहास IS जलाल यह तर्क देती है कि विभाजन की वजह गांधी और कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ सत्ता बांटने में इच्छुक नहीं थे। दूसरे मसलन हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक प्रवीण तोगड़िया भी गांधी के इस विषय को लेकर नेतृत्व की आलोचना करते हैं। यह भी इंगित करते हैं कि उनके हिस्से को अत्यधिक कमजोरी की वजह से भारत का विभाजन हुआ। जो लोग हिंसा के जरिए आजादी हासिल करना चाहते थे, गांधी उनकी आलोचना के कारण भी थोड़ा सा राजनीतिक आग की लपेट में भी आ गए। भगत सिंह, सुखदेव, उधम सिंह, राजगुरु की फांसी के खिलाफ उनका इनकार कुछ दलों में उनकी निंदा का कारण बनी। इस आलोचना के लिए गांधी ने कहा, एक ऐसा समय था जब लोग मुझे सुना करते थे कि किस तरह अंग्रेजों से बिना हथियार लड़ा जा सकता है, क्योंकि तब हथियार नहीं थे। पर आज मुझे कहा जाता है कि मेरी अहिंसा किसी काम की नहीं, क्योंकि इससे हिंदू मुसलमानों के दंगों को नहीं रोका जा सकता, इसलिए आत्मरक्षा के लिए सशस्त्र हो जाना चाहिए। 30 जनवरी 1948 गांधी जी की उस समय नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वे नई दिल्ली में बिड़ला भवन के मैदान में रात चहलकदमी कर रहे थे। गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्रवादी थे, जिनके कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध थे, जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गोडसे और उनके सह पदकर्मी नारायण आप्टे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई तथा 15 नवंबर 1949 को उन्हें फांसी दे दी गई। राजघाट नई दिल्ली में गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा हुआ है। ऐसा व्यापक तौर पर माना जाता है कि जब गांधी जी को गोली मारी गई तब उनके मुंह से निकलने वाले ये अंतिम शब्द थे। हालांकि इस कथन पर विवाद उठ खड़े हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। गांधी जी की राख को एक अस्थि रख दिया गया और उनकी सेवाओं की याद दिलाने के लिए संपूर्ण भारत में ले जाया गया। इनमें से अधिकांश को इलाहाबाद के संगम में 12 फरवरी 1948 को जल में विसर्जित कर दिया गया, किंतु कुछ को अलग पवित्र रूप से रख दिया गया। 1997 में तुषार गांधी ने बैंक में नपाए गए एक अस्थि कलश की कुछ सामग्री को अदालत के माध्यम से इलाहाबाद में संगम नामक स्थान पर जल में विसर्जित कर दिया। 30 जनवरी 2008 को दुबई में रहने वाले एक व्यापारी द्वारा गांधी जी की राख वाले एक अन्य अस्थि कलश को मुंबई संग्रहालय में भेजने के उपरांत उन्हें गिरगाम चौपाटी नामक स्थान पर जल में विसर्जित कर दिया गया। एक अन्य अस्थि कलश आगा खान जो पुणे में है, जहां उन्होंने 1942 से कैद करने के लिए किया गया था, वहां पर समाप्त हो गया और दूसरा आत्मबोध फेलोशिप झील मंदिर में लॉस एंजेलिस रखा हुआ है। इस परिवार को पता है कि इस पवित्र राख का राजनैतिक उद्देश्यों के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन उन्हें यहाँ से हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि
इससे मंदिरों को तोड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। 12 फरवरी वर्ष 1948 को महात्मा गांधी की अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। आशा करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।